गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रामचंद्र राय आपका केंद्रीय बजट समीक्षा के चौथे सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले सत्र में मैंने केंद्रीय बजट के मोटे मोटे आंकड़े आपको दिए थे और उस पर एक जनरल कमेंट किया था कि इस बजट की दिशा क्या है, किसके लिए यह बजट कैसा है। इसके दूसरे पार्ट में, दूसरे सत्र में मैंने इंडियन रेलवे के ऊपर बात की थी कि इंडियन रेलवे को कितना पैसा मिल रहा है और रेलवे को क्या करना चाहिए। तीसरे सत्र में मैंने ग्रामीण विकास की बात की थी, रूरल डेवलपमेंट की बात की थी कि गांवों को विकसित कैसे किया जा सकता है, उनके लिए इस बजट में क्या है। आज के इस चौथे सत्र में यानी इसके चौथे पार्ट में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं, वो है शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि इस समय हमारे देश में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, वो टाल दिया गया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग आज की डेट में 50 करोड़ से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और एक और भी कटु सत्य है, इस 50 करोड़ में से लगभग 8 या 9 करोड़ लोग स्लम में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ढेर सारी सुविधाओं से वंचित हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको यह कैसा लगा और अपने सुझाव भी दें। और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह के उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, दो शब्दों पे मैं खास करके चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे समझ में अभी तक आए नहीं हैं। हालांकि मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन उनको अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं। एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है भारत सरकार में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, और मेरे करियर में भी बहुत बार मैंने सुना इसको, वो है वर्ल्ड क्लास। अब ये वर्ल्ड क्लास कौन सा वर्ल्ड क्लास है? अफ्रीका का वर्ल्ड क्लास है, सूडान का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, यूरोप का है, अमेरिका का है, रसिया का है, इंग्लैंड का है। किसका वर्ल्ड क्लास? और दूसरा शब्द हमने जो बार बार सुना हुआ है स्मार्ट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। आए दिन ये दोनों शब्द हमारे कान में पड़ते हैं, लेकिन इसका सही मतलब हमारे समझ में नहीं आया। तो मैं चाहूंगा कि इन दो शब्दों के ऊपर थोड़ा सा समय हम लोग जरूर बिताएं, फिर हम बजट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या है उसमें और क्या शहरों में हो सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी नौकरी के दौरान या प्राइवेट तौर पे भी देश के बाहर जाने का मौका मिला हमको। मैं जापान गया 3 हफ्ते के लिए हाई स्पीड ट्रेनिंग के लिए। टोक्यो में काफी दिन रहा और उसके अन्य शहरों में भी घूमा, लगभग हर जापान के हर द्वीप पर गया। टोक्यो मैंने देखा कि जो मेट्रो है वो कहीं भी आप रह रहे हो, आपके निवास से 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई स्टेशन जरूर है उसका। तो लोगों के लिए काफी सहूलियत है कि वो पैदल वॉक करके स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे और वहां से कहीं से भी बदल करके आप कहीं पहुंच सकते हैं और वहां से पैदल अपने घर जा सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी अन्य सवारी की जरूरत नहीं है, मेट्रो सफिशिएंट है आपके लिए। इसलिए मैंने पाया कि टोक्यो में सड़कों पे बहुत कम गाड़ियां थी, काफी सड़कें खाली खाली थी और कहीं कोई जाम और ऐसी चीजें हमको नहीं मिली। एक चीज और मैंने देखी कि लोग कूड़ा जो है अपने बाहर जो है कॉलोनी के रख देते थे ऐसे ही, और उसको कायदे से बांध करके, और लोग आके उठा के लेके जाते थे, जो भी लोकल अथॉरिटी थी वहां की। मैं वहां के गांव में भी गया, सुदूर गांव में, और देखा कि गांव में भी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है कार रखने के लिए। सड़क पे कोई कार नहीं खड़ा करता है, सड़क सब साफ, गांव की भी हो चाहे कहीं भी हो।
मुझे एक स्टडी के सिलसिले में मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल जाना पड़ा। एक हफ्ता में उनके हॉस्टल में रहा। तो मैनचेस्टर में मैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक करता था, तो देखा मैंने कि सड़क जितनी चौड़ी है, मान लीजिए एक लेन, डबल लेन की भी सड़क अगर है तो एक लेन के बराबर एक तरफ फुटपाथ था और उतना ही चौड़ा दूसरी तरफ था। और फुटपाथ की जो हाइट थी वो सड़क से कम 1.5 फीट 2 फीट ऊपर थी, ताकि कोई भी गाड़ी फुटपाथ नहीं चढ़ा सकता जो सड़क पे चला रहा है। और काफी चौड़ा फुटपाथ था, काफी साफ सुथरा था और कोई किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं था। आप पैदल चलिए, आराम से चलिए और जगह जगह क्रॉसिंग दी गई थी आपको जहां आप क्रॉस कर सकते हो। मैं उसी सिलसिले में फिर लंदन भी गया। लंदन भी अपने प्राइवेट विजिट पे गया था मैं। तो वहां जब मैं गया तो देखा कि एक महिला एक अपने बच्चे को प्रैम में रख के ला रही थी और सिग्नल पे उसने सिग्नल को रेड कर दिया बटन दबाकर, और वो कायदे से पास कर गई और सारी गाड़ियां रुकी रही। जब वो चली गई तो फिर सिग्नल उसने हरा किया तो गाड़ियां जा रही थी। मैं वहां पर शॉपिंग करने के लिए सेंट्रल लंदन के मार्केट में गया, पीकेडी में। तो देखा कि वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी, दूर दूर तक सब पैदल लोग थे, कोई भी सवारी नहीं अलाउड थी वहां पे पूरे मार्केट के अंदर। क्योंकि सेंट्रल जो लंदन की जो मार्केट है उसके चारों तरफ मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई थी और कोई भी आप गाड़ी लेके आओगे तो पार्किंग में खड़ा करिए, किधर से भी आ रहे हो, और फिर वहां से आप पैदल जाइए और मार्केटिंग करिए, फिर पार्किंग वापस जाइए, गाड़ी लेके वापस जाइए। मैं इसके बाद पेरिस भी गया, वहां से बस से लंदन से पेरिस गया। पेरिस में देखा कि जब मैं, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं, जाने की तैयारी है आपकी, तो बीच बीच में आपको ऐसे बोर्ड मिलते थे जो बताते थे कि सिटी सेंटर जाने में आपको कितना समय लगने की उम्मीद है। 40 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और वो कैमरा बताता था आपको जो करंट ट्रैफिक के को देख करके, सर्वे करके और आपकी स्पीड आदि को देख करके, कंजेशन को देख के एक एस्टिमेटेड टाइम आपको बताता था। हालांकि पेरिस में हमने देखा कि लोग काफी अनुशासनहीन थे, जगह जगह सड़क क्रॉस कर जाते थे और जबरदस्ती ट्रैफिक को रुकना पड़ता था। ये सब चीजें थी वहां पे। लेकिन वहां एक चीज हमने देखी कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको सिटी सेंटर जाना तो कितने घंटे लगेंगे, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, मैं स्विट्जरलैंड भी गया। वहां भी देखा कि साफ सुथरे गांव और सब कुछ था, कहीं एक कूड़े का एक तिनका नहीं था। अब आगे ये कुछ हमने बाहर की बात आपसे की, अब इंडिया में आ जाइए। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैं, ये बात होगी करीब 1985-86 की होगी, तो हमारे गांव जो मऊ के कुछ लोग बॉम्बे में काम करते हैं, फैक्ट्री भी वहां, तो उनकी शिकायत रहती थी कि भाई आप हमसे मिलने नहीं आते हैं। तो एक बार मैं जब प्रोफेशन में था, ट्रेनिंग में था, तभी की ये बात है, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो जोगेश्वरी स्टेशन से उतरा हम, मेट्रो इसके अर्बन जो उनका ट्रांसपोर्ट है वहां का, उतर के मैं पैदल जो गया तो जोगेश्वरी पास बहुत बड़ा स्लम है, झोपड़पट्टी का इलाका है और पुराने चाल टाइप के मकान बने हुए हैं। मैं पैदल गया, कुछ देर तो मेरे को जाने की हिम्मत पड़ी, फिर इतना बदबू आने लगी कि रुमाल निकाल के नाक दबानी पड़ी। फिर गए तो किसी तरह पहुंचे और देखे कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, सुअर घूम रहे हैं, बीच में एक हैंडपंप गड़ा हुआ है, उसी हैंडपंप में लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, और बगल में एक कमरा था, उसमें 10-15 लोग लाइन से सोते थे जमीन पर और एक खूंटी पे कपड़े टांगते थे। तो ये उनके रहने का जो स्तर था वो मैंने देखा बॉम्बे में। बाय द वे, महाराष्ट्र जो है स्लम के मामले में सबसे आगे है। स्लम पॉपुलेशन बॉम्बे में इंडिया में सबसे ज्यादा है और बॉम्बे को सपनों का शहर बोलते हैं। मैं बड़ौदा भी करीब 11 साल रहा, डिफरेंट फेज में ट्रेनिंग हुआ, फिर 2 बार पोस्टिंग मिली। देखा कि एक बार बारिश हुई तो हमारा जो कॉलेज था उसके कैंपस में कम से कम 2.5-3 फीट पानी लग गया। और हम लोग ब्रेड लेने भी जाते थे तो निकर पहन के और घुटने के ऊपर पानी में चलते हुए जाके लाना पड़ता था। 2-3 दिन ऐसा रहा। पता किया कि जो पानी निकलने का जो रास्ता था उस पर लोगों ने इंक्रोच कर रखा था। वैसे भी वहां बारिश कम होती थी पहले, तो ड्रेन भी ठीक नहीं बने हुए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत थे भी उनके ऊपर भी लोगों ने कब्जा कर रखा था। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे पानी निकला, बहुत टाइम लगा उसके अंदर। मैं गोरखपुर में था, काफी दिन गोरखपुर रहा।
पता चला कि बेतिया हाता एक जगह है गोरखपुर की जो प्राइम लोकेशन है वहां की, या गोलघर या आसपास का जो इलाका है, काफी अच्छे लोग रहते हैं, काफी पैसे वाले लोग हैं। देखा कि जो भी ट्रेन है उसमें सिल्ट भरी हुई है, ऊपर तक भरा हुआ है पूरा। अभी आप किसी सिग्नल पे जाइए, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं, मैं लखनऊ में हूं इस समय, तो किसी सिग्नल पे जाइए तो जाम लग जाता है। सिग्नल कम से कम 5 दफे में गाड़ी निकलती है आपकी, 5 बार सिग्नल रेड होगा, फिर ग्रीन होगा, रेड, तब आप निकल पाओगे। हो सकता है आपको 3-4 मिनट रुकना पड़ जाए वहां पे। ऐसा क्यों होता है? पता चला कि जिस डायरेक्शन में 500 गाड़ियां आ रही हैं उसके लिए आधा मिनट दिया गया है, और जहां से 100 गाड़ियां आ रही हैं उसके लिए 3 मिनट दिया गया है। किसी जमाने में ये टाइमर लगाया गया था, लेकिन आज की डेट में वो रिडंडेंट है, लेकिन सिग्नल को नहीं मालूम कि हमको बदलना चाहिए, न ट्रैफिक पुलिस को इस चीज का इल्म है। दोस्तों, अगर हम यहां पर पेमेंट यहां भी बने हुए हैं, साइकिल ट्रैक भी बनाए गए किसी सरकार के जमाने में, सब पर इंक्रोचमेंट है, सब पे ठेला ओला लगा हुआ है। आप चलना मुश्किल है, आपका पैदल नहीं चल सकते सड़क के ऊपर, न फुटपाथ पे चल सकते हैं। दोस्तों, हमने आपके सामने दोनों सिनेरियो पेश किए, जो मैंने बाहर देखा और देश के अंदर जो भी 2-4 शहर में मैं रहा उसकी बात मैंने आपसे किया। अब आते हैं इस बजट पर, और इस बजट में क्या है शहरों के लिए और इससे कैसे हो सकता है। एक तो करीब 18% शेयर है जो टैक्स में स्टेट का है, वो तो स्टेट को आता ही है। उसके बाद एक फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स हैं, उसका भी कुछ पैसा नगर निगम को आता है और लोकल निकाय अर्बन बॉडीज को मिलता है डेवलपमेंट के लिए। और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उससे भी कुछ पैसा आता है स्टेट को। अब मैं वर्ल्ड क्लास की बात तो हो गई कि वर्ल्ड का कैसा है और हम लोग कैसे हैं, और बात वर्ल्ड क्लास की करते हैं हम लोग। अब स्मार्ट पे आ जाइए। एक उदाहरण हमने आपको दे दिया सिग्नलिंग का, कि सिग्नल में जो टाइमर लगा हुआ था वो शायद साल 2 साल 5 साल पुराना होगा, लेकिन अभी वही चल रहा है, और एक तरफ जाम लग रहा है, एक तरफ नहीं लग रहा है। अगर स्मार्ट सिस्टम होता तो खुद रीड करके और टाइम को बदल देता, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक टाइम एडजस्ट हो जाता। मैं बता रहा हूं कि फ्रेंच रेलवे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो एनालाइज करके बताता है कि कल किस दिशा में कितने लोगों को जाना है। बुकिंग होती है पहले से, उसके अनुसार जो ट्रेन के रैक्स हैं उनके अंदर चेंज कर दिया जाता है। 20 रैक अगर है, 10 लोग, 10 रैक की ट्रैफिक है तो 10 निकाल के कहीं और लगा देते हैं। इस तरह से जो सुबह गाड़ी चलती है वो ट्रैफिक के अनुसार बदल करके चलाई जाती है। हमारे यहाँ रेलवे में एक अगर ब्लॉक बन गया रेक का तो चलता रहेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे खाली जाए। तो एक स्मार्ट सिस्टम है जो आपको गाइड करता है कि आप ऐसे करिए, और आप करते हैं। अब एक और स्मार्ट सिस्टम की बात आपसे करना चाहूंगा। वो एक ऐप है यूपी में, जन सुनवाई। मैं एक काम के लिए उसको करीब 2016 से पीछे पड़ा हुआ हूं। उसमें मैंने कंप्लेन किया कि ये काम होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि फिर सेंसिटिव मामला हो जाता है। उसमें कम से कम हमने 5 या 6 दफे तो कंप्लेन की होगी जन सुनवाई में, और हर बार वो हमारी कंप्लेन को निस्तारित कर दिया गया, और ये कहा गया कि आप आख्या देख लीजिए। मैं जब आख्या खोल के देखता था मोबाइल में अपने, तो पता चला कि आपका काम स्वीकृत हो चुका है, जब बजट मिलेगा कर दिया जाएगा। इस आख्या पे वो निस्तारित हो जाता था। और करीब आज 2023 होने जा रहा है, 16 की बात, 7 साल हो गए हैं, वो काम अभी तक हुआ नहीं है। शायद कभी बजट मिला नहीं, कभी क्या हुआ, आज हम लोग क्या प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? अगर हमने कोई जन सुनवाई में कोई काम के लिए कहा है तो उसको कहीं तो कंप्यूटर में कहीं रजिस्टर होना चाहिए, कहीं उसको सिस्टम को बताना चाहिए साहब ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके लिए बजट पहले दीजिए फिर बाद के काम में दीजिए। तो आपने केवल एक एप्लीकेशन बना दिया, लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके ऊपर, लेकिन आगे फॉलो अप नहीं है, सिस्टम उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, बजट अलॉटमेंट उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, और फिर नए काम आप करवा लेते हो। इसका मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कंट्रोल तो उसके अपने हाथ में है। वो सिस्टम उसका कुछ न बना पाएगा न बिगाड़ पाएगा, और आप कंप्लेन करते रहिए, काम आपका नहीं होगा। दोस्तों, मेरा ये सीधा सा सुझाव है, कोई भी शहर ले लो, चाहे गोरखपुर, लखनऊ, कोई भी ले लीजिए। मैंने देखा है दिल्ली में, मेरा लड़का रहता है वहां पर, मैं जिस कॉलोनी वो रहता है वहां था, पार्किंग के लिए मार मच जाती थी, कहीं भी खड़ा करिए झगड़ा हो जाता था।
आफ्टर जो डीडीए ने इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई है, बाय द वे जब वो कॉलोनी बनी थी तो स्कूटर के लिए बनाई गई थी, सबको एक स्कूटर के गाड़ी दिए गए हैं और अब सबके घर दो दो तीन तीन चार चार कारें हो गई। तो भाई एक मल्टी लेवल पार्किंग क्यों नहीं बना सकते उस कॉलोनी में, एक तरफ या दो तरफ, और सब लोग उसे कहो गाड़ी वहां खड़ा करो, सड़क पे कोई गाड़ी खड़ा नहीं करेगा कहीं भी, और खड़ा करेगा तो वो उसको पकड़ के ले जाएंगे। अगर आप 10 लाख की गाड़ी पे चल सकते हो, 5 लाख की गाड़ी पे चल सकते हो, तो पार्किंग क्यों नहीं दे सकते उसकी? लेकिन नहीं, कहीं भी पार्किंग नहीं है। दिल्ली में भी हर जगह मारामारी है, यहां भी हर जगह ऐसी है। अब कुछ कॉलोनी में पार्किंग बन रही है और सफिशिएंट पार्किंग है, ज्यादातर जगहों पर पार्किंग की कोई जगह नहीं है। तो जब अगर शहरी विकास की हम बात करेंगे, लोग गांव से भाग भाग के शहर में आ रहे हैं कि यही काम धंधा है, यही नौकरी है, यही सब कुछ है, और उनको नारकीय जीवन जीने को मिलेगा। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, लोग सब्जी भी खरीदने गाड़ी से ही जाना चाहते हैं, पैदल नहीं जाना चाहते, साइकिल से नहीं जाना चाहते हैं। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होती जा रही है और सरकार की नीति है कि गाड़ियां बढ़ती चली जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमजोर है। हमने टोक्यो का उदाहरण दिया। अगर आप आधा अधूरा डेवलपमेंट करेंगे, चाहे मेट्रो हो चाहे बस आपका लोकल बस हो, तो निश्चित रूप से बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जो पैसा आप लगाए वो भी बेकार चला जाएगा। तो अर्बन डेवलपमेंट की जरूरत यह है कि आप पूरे शहर का पहले सर्वे कर लीजिए कि किस सड़क को बनाने में कितना टाइम लगेगा, किस नाले को कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगेगा। और मान लीजिए कि एक शहर में जो भी इस तरह की जरूरतें हैं, टोटल पैसा आपका 5,000 करोड़ आता है। अब आप देख लीजिए कि एक साल में कितना पैसा आप दे पाएंगे, उसके अनुसार प्रायोरिटाइजेशन कर लीजिए कि भाई ये पहले, ये बाद में, ये बाद में, धीरे धीरे एक सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम यह है कि फुटपाथ पे चल नहीं सकते, सब्जी वाला बैठा हुआ है, ठेले वाला बैठा हुआ है, पुलिस आती है या नगर निगम पुलिस आते मार के भगाते हैं उसको, 2 दिन के लिए गायब हो जाएगा, फिर आगे खड़ा हो जाएगा। सवाल है कि उसके लिए आपने वेंडिंग जोन बनाया है क्या? हर कॉलोनी में जैसे हमारे सामने सब्जी वाले बैठते हैं, हम लोग जाकर लाते हैं, अगर ना बैठे तो हम लोग को 4 किलोमीटर सब्जी लेने जाना पड़ेगा। आफ्टर वो जरूरत हम लोग की पूरी कर रहे हैं, भले फुटपाथ पे बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? इसलिए बैठ रहे हैं कि उनको बैठने की जगह नहीं है कहीं पे। अगर आप एक वेंडिंग जोन उनको एक प्लाट दे दें और प्रॉपरली प्लान कर दें उनको, उनसे कुछ पैसे भी ले सकते हैं आप, और वहां पे हम लोग जाके खरीद लेंगे। लेकिन वो हर लोकेलिटी में होना चाहिए ताकि वो लोग सड़क पे ना बैठना पड़े, उनको सड़क खाली रहे। तो आप उनको खाली मार के भगाओगे बिना ये सोल्यूशन दिए हुए कि वो जाए कहाँ। आप कहोगे हम नहीं जानते कहाँ जाओ, भागो यहाँ से। वो क्यों भागेगा? उसका तो चूल्हा बंद हो जाएगा, भूखे मरेगा क्या? अब मारोगे फिर भी आके बैठेगा। तो दोस्तों, हम लोग प्रॉब्लम को बिना समझे हुए केवल डंडे के बल पर चाहते हैं सड़क साफ हो जाए, फुटपाथ खाली हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा बजट में है, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या इंटेंशन है आपका। अब तमाम जो अनियमित कॉलोनियां बन जा रही हैं, तमाम अनियमित जो भवन बन जा रहे हैं, वो किसके साथ से बन रहे हैं? अधिकारी क्या नहीं जानते उस चीज को? अगर उनका इंटेंशन ही सही नहीं रहेगा तो बजट में आप 4,000 करोड़ दे दिए, 4 लाख करोड़ दे दीजिए, शहर नरक के नरक ही रहेंगे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इस बजट में जो भी पैसा दिया गया है शहरी विकास के लिए, 10,000 करोड़ एक वर्ष में प्रति वर्ष दिया गया है टियर 2 टियर 3 शहर को डेवलप करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और तमाम स्कीम्स हैं जो इनडायरेक्टली जो है शहरों में आती हैं, पैसा आता है। लेकिन इन सारे पैसे का इस्तेमाल अगर जब तक ब्यूरोक्रेसी या जो जिम्मेदार लोग हैं वो कायदे से नहीं करेंगे तो इस बजट का कोई फायदा नहीं होगा शहरों में। इसलिए शहरों में प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, लोगों को प्रॉपर तरीके से बसाने की जरूरत है, लोगों की प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। और जब तक आप रूरल एरिया में जॉब क्रिएट नहीं करोगे, वहां लोकल अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं करोगे, शहर में भीड़ बढ़ेगी, वो भाग के शहर में आएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। डंडा चलाते रहिए, फिर वो आएंगे, क्राइम बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा और शहर नरक बनते चले जाएंगे। पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। एक आपको उदाहरण बता दूं, मैं जिस इलाके में मैं रहता हूं उसके सामने आवास विकास की एक पूरी कॉलोनी है। कम से कम 40-40 एकड़ के, 30-30 एकड़ के प्लाट चारों तरफ खाली पड़े हुए हैं। उसमें सब तमाम जंगल हो रहा है, झाड़ियां उग रही हैं और उसके चारों तरफ इनर साइड में कम से कम 10 किलोमीटर इंटरलॉकिंग की गई है। आवास विकास ने कराया है। शायद 10 साल 15 साल वहां कुछ भी बनेगा नहीं, शायद कोई डिमांड भी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगा के छोड़ दिया। तब तक तो बेकार हो जाएगी। अब जो पैसा लगा इस पर वो कहां से आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा शहर में लग रहा है,
सोच समझ के लगना चाहिए कि पैसा लगे तुरंत इसका कोई फायदा किसी को मिले। यह नहीं कि आपने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए केवल काम करा दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि आवास विकास में 90,000 फ्लैट पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है, प्राइस कम करते हैं फिर भी कोई नहीं लेता है। भैया आपने बनाया क्यों? सर्वे किया आपने, किसको चाहिए, उसे क्या कुछ कासन मनी लिया तो बनाया? क्यों बनाया गया, क्या प्लानिंग है, पैसा क्यों बर्बाद किया गया? पैसा फंसा हुआ है और उसके बावजूद ये देखा गया कि आवास विकास को 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट किस तरीके से आया आपके पास? आपने तो जमीन एक्वायर कर ली 10-15 साल पहले, कुछ करना नहीं है आपको, खाली है, झाड़ी हो रही है और हर बार उसको साफ करना पड़ता है। कोई अगर कार्यक्रम होता है उसमें अलग से पैसा लगता है, तो इसकी जरूरत क्या है? आप उसको साफ सुथरा रखिए, कुछ हार्टिकल्चर करवाइए, उन किसानों को ही दे दीजिए जो इसकी जमीन थी लीज पे ही दे दीजिए, कुछ साफ सुथरा रखें। लेकिन शहर को अगर साफ सुथरा रखना है, जितने खाली प्लाट हैं लोगों ने लेके छोड़ रखे हैं, एक आदमी का 4 प्लाट है खाली छोड़ा हुआ है, जंगल बना हुआ है, कूड़ा उसमें फेंक रहे हैं लोग और नगर निगम कुछ नहीं करता है, पूरी गंदगी फैल रही है। तो ये जब तक इन मुद्दों पे विचार नहीं किया जाएगा तो केवल बजट से पैसा आने से शहरों का कुछ भला नहीं होने वाला है और जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके जीवन में कोई भी सुधार नहीं आएगा। दोस्तों, इस बजट में शहर के लिए काफी पैसा दिया गया है, लेकिन अगर शहर के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे जो भी हों, अगर वो कायदे से प्लानिंग करके काम को नहीं करेंगे, सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तो शहर का भला नहीं हो सकता। पैसे में अपने आप कोई ताकत नहीं होती है जब तक आप उसको कायदे से इस्तेमाल मत करिए, उल्टा वो आपके ऊपर भार बन जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बजट में करीब 1/3 लोन से बजट बनाया गया है, उसको लौटाना है, सर्विस करना है। तो अगर आप पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से इस लोन की सर्विसिंग आप नहीं कर पाओगे और आपकी साख पे विपरीत असर पड़ेगा। तो पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सही जगह पे लगना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कायदे से आप प्लानिंग कर दीजिए शहर की और किसी को वायलेट न करने दीजिए, इंटेंशन सही हो आपका, तो शहर बेहतर हो सकते हैं, सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, उनका पोल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस उसमें नहीं देखा जाना चाहिए। तो अगर ये किया जाएगा तो ये बजट जरूर शहरों के लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा इससे कोई भी लाभ शहरों को नहीं होगा। और यही हाल स्टेट गवर्नमेंट जब बजट लाएगी तो भी यही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहरी विकास के ऊपर अपना जो भी विचार है मैं समाप्त करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।